हेलो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में रंध्र के बारे में पढ़ेंगे। रंध्र वास्तव में होता क्या है। रंध्र पादपों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे पौधों के द्वारा जलहानि होती है और पौधों के द्वारा होने वाली जलहानि की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन कहते हैं। रंध्र जो है यह पौधों की पत्तियों की स्थिति, प्रकृति तथा भिन्न भिन्न पौधों पर इनकी संख्या भिन्न भिन्न तथा स्थिति भी भिन्न भिन्न होती है। ऐसा इसलिए ताकि जो है ट्रांसपायरेशन कम से कम अर्थात जल हानि को बचाया जा सके। बात करें कि ये कितनी संख्या में कितने पाए जाते हैं, तो साधारण पौधों की पत्ती में रंध्र की औसत संख्या 50 से 300 प्रति वर्ग मिलीमीटर पत्ती की सतह में उपस्थित होती हैं, परंतु कम से कम 14 और अधिकतम 1038 रंध्र प्रति वर्ग मिलीमीटर तक पाए जाते हैं। इसके अलावा रंध्र जो हैं ये भिन्न भिन्न पौधों पर भिन्न भिन्न स्थिति के आधार पर पाए जाते हैं। जैसे सेब में जो रंध्र होते हैं, सेब के पौधों की पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वह केवल निचली सतह पर ही पाए जाते हैं। और जैसे आलू की पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो निचली सतह पर अधिक तथा ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हैं। जैसे आलू, मटर, टमाटर इत्यादि। जैसे जई, गेहूँ, इन सब पौधों में रंध्र जो है पत्तियों की दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। क्या कारण होता है? आप भली भांति जानते हैं कि गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जई इन सब की पत्तियां पहले तो ऊपर जाती हैं फिर नीचे की ओर मुड़ती हैं, जिससे होता क्या है कि इनकी दोनों सतहें धूप के संपर्क में बराबर बनी रहती हैं। इसीलिए जो है रंध्रों की संख्या बराबर होती है। यहाँ पर जितने भी जलीय पौधे होते हैं उनके पत्तियों में रंध्र मोस्टली जो है या अधिकतर जो है पौधे के या पत्ती की ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं। इसमें यहाँ देख रहे हैं ये पत्ती की ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसमें ये रंध्र पाए जाते हैं और ये सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये वृक्काकार जो कोशिकाएं, इसको मैग्नीफाई या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस प्रकार से दिखाया गया है। ये कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रही हैं, रक्षक कोशिकाएं दिख रही हैं और न्यूक्लियस दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्टोमेटल पोर्स अपर्चर दिख रहा है। जब सहायक कोशिकाओं का जो जल होता है वह देखिए ये सहायक कोशिकाएं हैं, इनका जल जब सांद्रता बढ़ जाने से, ग्लूकोज के बनने से अर्थात भोजन के बनने से जल गाढ़ा हो जाता है, तो यहाँ का जल परासरित होकर के रक्षक कोशिकाओं में पहुँचता है और रक्षक कोशिकाओं की जो स्फीति या जो भित्ति है वो स्फीति दशा में आती है और यह झिल्ली यह परत बाहर जो बाहरी झिल्ली है, बाहरी भित्ति है वो लचीली होती है। अंतः भित्ति आपको मोटी दिख रही है जो लचीली नहीं होती, कठोर होती है, जिससे कि वो क्या होता है कि ये वाली बाहर की ओर खिंचती है तो इसी के साथ ये अंदर वाली भी खिंच जाती है और रंध्र जो है क्या होते हैं, खुल जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो डायग्राम में रंध्र दिखाया गया, खुला हुआ रंध्र दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर रंध्र की संरचना की बात करें तो रंध्र जो हमारा है वो सहायक कोशिकाओं
और रक्षक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सहायक कोशिकाओं में एक एक केंद्रक मौजूद होता है, रक्षक कोशिकाओं में भी एक एक केंद्रक मौजूद होता है। यहाँ पर देखिए जो ये दिख रहा है आपको, ये केंद्रक है और ये जो है यहाँ पर ये रक्षक कोशिकाएं हैं ये वाली, और ये सहायक कोशिकाएं हैं। इसमें भी एक एक केंद्रक पाया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं होता क्या है कि जब सहायक कोशिकाओं में क्या होता है, जल पर्याप्त मात्रा में होता है और सूर्य निकलता है, सूर्य निकलने के उपरांत ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये आपको जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट जब भोजन बनाते हैं तो यह भोजन जो है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करता है, ग्लूकोज के रूप में नहीं रह पाता है और यह स्टार्च के रूप में बदल जाता है। लेकिन दिन के समय क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं और इसीलिए यह बना हुआ मंड जो है दिन में ग्लूकोज के रूप में घुल जाता है और जब घुलता है तो रक्षक कोशिकाओं में भरा हुआ तरल पदार्थ जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, किससे, सहायक कोशिकाओं की अपेक्षा। और सहायक कोशिकाओं से जो जल होता है, जो डाइल्यूट जो जल होता है, वो क्या करता है, परासरित होकर के रक्षक कोशिकाओं में चलने लगता है या जाने लगता है। रक्षक कोशिकाओं में जब जाने लगता है तो यहाँ पर क्या होता है, परासरण दाब बढ़ जाने से यहाँ की जो है रक्षक कोशिकाओं में जल पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाता है और जिससे कि जो रक्षक कोशिका की जो बाह्य भित्ति है लचीली होने के कारण यहाँ पर रक्षक कोशिकाएं यहाँ पर जो है देखिए, रक्षक कोशिकाओं की बाह्य भित्ति लचीली होने के कारण जब यहाँ पर जो है जल परासरित हो जाता है तो स्फीति दाब उत्पन्न हो जाता है, अर्थात स्फीति दशा में रक्षक कोशिकाओं की जो बाह्य भित्ति होती है वह क्या करती है, बाहर की तरफ खिंच जाती है और अंतः जो भित्ति होती है वह कठोर होने के कारण बाहर की तरफ नाभिक जो है बढ़ करके इसी झिल्ली की दिशा में बढ़ जाती है और जिससे कि जो रंध्र जो है गुहा बन जाती है और वह जल जो है निष्कासित होकर के ट्रांसपायरेंट हो जाता है, मतलब वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार जो है दिन भर रंध्र खुले रहते हैं और जब रात होती है, शाम होता है, सूर्यास्त होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करना बंद कर देता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जब वृद्धि होती है तो यहाँ पर इसका माध्यम अम्लीय हो जाने के कारण जो है यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज फिर से स्टार्च में बदल जाता है और यहाँ पर परासरित जल जो है या तो ट्रांसपायरेशन प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है और बचा हुआ जल जो है वो सहायक कोशिकाओं में पुनः जो है परासरित हो जाता है और ये सलथ दशा में आ जाती है, जिससे कि रंध्र बंद हो जाते हैं, अर्थात रंध्र दिन में खुले रहते हैं और रात्रि के समय बंद हो जाते हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने के कारण दिन के समय भी रंध्र बंद हो जाते हैं, जैसे तूफान, आंधी। इन दशाओं में रंध्र जो है बंद हो जाते हैं ताकि जल का नाश कम हो, अर्थात जलहानि कम हो। अब हम दूसरे शब्दों में कहें तो वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन पौधों के द्वारा की जाने वाली जलहानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जिसका जो वाष्पोत्सर्जन जो करने वाला प्रमुख भाग होता है उसको रंध्र कहते हैं। रंध्र की खोज ग्रीनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जिनमें रंध्र जो है पर्णरंध्र अनुपस्थित होते हैं, जैसे घीक्वार, चीड़, कनेर, नागफनी इत्यादि में सनकेन स्टोमेटा अर्थात धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। इसमें इसलिए होता है ताकि जो है जीरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं इनमें जीरोफाइटिक एडॉप्टेशन होता है, ताकि वहाँ पर जल की कमी होने के कारण यदि रंध्र खुले रहेंगे तो जल हानि की प्रक्रिया तेजी के साथ होगी, जिससे कि पौधों में जल की कमी हो जाएगी और इसी अनुकूलन के फलस्वरूप क्या होता है, जीरोफाइटिक यानी कि मरुद्भिद पादप जैसे नागफनी, कनेर, घीक्वार, चीड़ आदि में रंध्र जो होते हैं धसे हुए होते हैं, अर्थात जलहानि को रोकते हैं। तो इस प्रकार से जो है पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों को पर्णरंध्र तथा तने के वायवीय भागों में पाए जाने वाले रंध्रों को लेंटिकल्स या वातरंध्र कहते हैं। और
जीरोफाइटिक प्लांट्स में धंसे हुए रंध्रों को सनकेन स्टोमेटा अर्थात धंसे हुए रंध्र कहते हैं। अब अगर रंध्र के महत्व की बात करें तो रंध्र जो है वास्तव में होता क्या है। रंध्र आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। रंध्र एक जो है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया अर्थात पौधों के द्वारा जल हानि कराने वाला एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, अंग होता है। रंध्रों के द्वारा पेड़ पौधे जो है O2 तथा CO2 का आदान प्रदान करते हैं और पौधों में जो रंध्र होते हैं इन्हीं रंध्रों के द्वारा पौधे जो होते हैं अपनी जल हानि अर्थात वाष्पोत्सर्जन क्रिया को संपन्न कराते हैं। उसी के साथ साथ गैसों का निष्कासन तथा पौधों के शरीर में बने हुए विशुद्ध पदार्थ भी शरीर से बाहर चले जाते हैं। रंध्रों की संख्या तथा स्थिति वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करती है। इस डायग्राम में आप भली भांति देख सकते हैं। देखिए लाइट यहाँ पर आ रही है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया यहाँ पर संपन्न हो जाती है और रंध्र जो है खुल जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, जब पौधे सूर्य का प्रकाश मिल जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाती है। तो क्या होगा, डिक्रीजेज CO2 का कंसंट्रेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन घट जाएगा, क्योंकि पौधों के द्वारा निष्कासित की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे स्वयं करने लगते हैं और pH वैल्यू जो है इंक्रीज होने लगती है। यानी कि जो है फिर क्या होगा, इसका माध्यम जो है क्षारीय हो जाएगा और कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर मतलब जो स्टार्च होती है वो फिर से किस में बदलने लगती है, शुगर में बदलने लगती है। जब शुगर में बदलती है तो यहाँ पर उपस्थित जो जल होगा वो गाढ़ा होने लगता है और फिर क्या होगा, इंक्रीज्ड सेल सैप कंसंट्रेशन। और इस प्रकार से जो रक्षक कोशिका होगी उसका जो सेल सैप होगा, कोशिका द्रव्य होगा, वो सांद्र होने अर्थात गाढ़ा होने लगेगा, जिसके कारण सहायक कोशिकाओं से जो है जल क्या होगा, जल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा जल जो है सहायक कोशिकाओं से रक्षक कोशिकाओं में आना शुरू हो जाता है और इस प्रकार से एंडोऑस्मोसिस ऑफ वाटर यानी कि अंतः जो परासरण होता है वो चलना शुरू कर देता है, जिससे बाह्य कोशिकाओं से या सहायक कोशिकाओं से रक्षक कोशिकाओं में जल आने लगता है और इस प्रकार से इंक्रीज्ड टर्जर। और जब जल आता रहता है ताकि जो है उसकी सांद्रता को सामान्य कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि रक्षक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें जो है ग्लूकोज उपस्थित रहता है, बनता रहता है, तो सांद्रता बराबर नहीं होती है और इसीलिए उसमें स्फीति दाब उत्पन्न हो जाता है। स्फीति दाब उत्पन्न होने से जो बाह्य भित्ति होती है वह बाहर की तरफ खिंच जाती है और इसी के साथ अंतःभित्ति भी उसी के साथ खिंच जाती है, जिससे कि रंध्र खुल जाते हैं। यहाँ पर स्टोमेटा खुले हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि सीजन ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि जब आप फोटोसिंथेसिस बंद होने लगती है तो इंक्रीज्ड CO2 और CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, डिक्रीज pH वैल्यू। और इस प्रकार से जब pH वैल्यू घटती है तो माध्यम अम्लीय होने लगता है, कन्वर्जन ऑफ शुगर टू स्टार्च। और इस प्रकार से शुगर जो है स्टार्च में बदलने लगती है अर्थात सांद्रता घटने लगती है, डिक्रीज सेल सैप कंसंट्रेशन। और इस प्रकार से कोशिका रस जो होता है उसकी सांद्रता घटने लगती है और ऑस्मोसिस यानी कि बाह्य परासरण द्वारा जल जो है रक्षक कोशिका से सहायक कोशिकाओं में फिर से वापस लौट जाता है और इस प्रकार से टर्जर प्रेशर लो होता है अर्थात उसकी स्फीति दशा कम हो जाती है, जिससे कि रंध्र बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों से हमारी जो है ये ध्यान देकर बात सुने कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बोर्ड एग्ज़ाम आने तक, ताकि जो है आप जो है उसको बहुत ही बेहतर अंकों से जो है क्वालिफाई कर सकें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही बेहतर और सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मॉडल पेपर और इसी तरह से आपका जो है प्रिपरेशन कंप्लीट कराते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।